बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल्स। और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स के ग्राफ्स और समझेंगे कि उसमें रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं, रूट्स और इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स वो वैल्यूज़ होती हैं, रूट्स भी बोलते हैं हम उनको, और हम उनको ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। तो रूट्स या ज़ीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करने पे जिसके वो रूट्स या फिर जीरोज़ हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए वो इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर रूट्स गिवन है, रूट्स या फिर इसको ज़ीरोज़ भी बोलेंगे, ठीक है। गिवन है ए और बी। तो अगर हमसे बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बनाओ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए सम ऑफ, इक्वेशन बनाने का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे अगर हमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर में बनानी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सर जीरोस। इंटू एक्स भी होगा सम ऑफ जीरोज में। हाँ बेटा, यहाँ पे इंटू एक्स भी आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जीरो हमको दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है, ये हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको जीरोस दिए हुए हैं ए एंड बी, तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक। अगर हमसे बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, जिसमें जो डिग्री होती है वो टू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, सम ऑफ जीरोज, अगर जीरोज ए एंड बी है तो उनका सम हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो हो जाएगा ए इंटू बी। तो हमारे पास, और इक्वल्स टू इसको हम जीरो रखेंगे तो ये इक्वेशन बन गई, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है अभी फिलहाल। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क ये होता है बेटा कि इक्वेशन जो है वो उसमें इक्वल्स टू का साइन यूज़ होता है एंड एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन यूज़ नहीं होता। हाँ, ठीक है बेटा। और किसी का कुछ डाउट था क्या? हैंड रेज हुआ था अभी बीच में। सर तो ये पहले वाला एक्सप्रेशन है ना। हाँ बेटा, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सर इस फॉर्मूले का कोई प्रूफ भी है? इस फॉर्मूले का प्रूफ, हाँ इस फॉर्मूले का प्रूफ है। कैसे? देखो, जैसे हम फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से एक इक्वेशन ले लेते हैं। ये हमने एक इक्वेशन ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम इसके रूट्स निकालते हैं या इसके जीरोस निकालते हैं सबसे पहले। तो इसके जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका है। देखो, जीरो में रिलेशन भी, वैसे हमें जो इक्वेशन है ना उसके लिए ये चीज़ चाहिए होती है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सीधा हम इसके रूट्स ऐसे निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके। सम ऑफ जीरोस, अगर हम सम रूट मान लिया अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट, ये चीज़ वैसे आगे डिस्कस होने वाली थी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी का प्रूफ है ये। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें हम तो अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अपॉन में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास 5, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो अपनी तरफ से 1 एज्यूम कर लेंगे। एंड यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म ऊपर की तरफ, एंड नीचे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी 1 है। अब हमने इस इक्वेशन से ये सब चीज़ें निकाल ली है ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही फॉर्मूला था। तो अगर हम इसमें इसको पुट करेंगे तो बिल्कुल सेम ऊपर वाली इक्वेशन बन जानी चाहिए। अगर हमने जो ऊपर लिखा हुआ है कि क्या ये फॉर्मूला सही है, अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बन के आनी चाहिए। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस हमारे पास आया था -5 इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया था हमारे पास 4। तो जैसे ही हमने इसमें ये वैल्यूज पुट करी तो हम देख पा रहे हैं जो हमारे पास ऊपर की तरफ इक्वेशन थी वही बन के आ गई है दोबारा से। तो इसका मतलब जो है कि हम लोग जो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाने के लिए, वो यही होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड बेटा ये मोस्टली 100% ये ज़ीरो के ही इक्वल होगी, तभी ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको समझ में आया होगा रूट्स का क्या रोल होता है। अब मैं पूरा इसको ना एक बार डिटेल में स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, रूट्स या फिर हम उसको बोलेंगे जीरोस, इनका क्या रोल होता है। ये वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की, रूट्स या जीरोस वो वैल्यूज होती है जो उस इक्वेशन में रखने पे वो इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो दीज आर द वैल्यूज, these are the values which when put in the equation equation will become equals to 0। ठीक है, ठीक। तो रूट्स और जीरोस वो वैल्यूज हो गई हमारे पास जो जिसको हम इक्वेशन में रखेंगे तो वो इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी पॉइंट्स निकल के आते हैं कि रूट्स कैसे निकाला जाता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, या फिर हम ये कह लें कि जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन आपको पता है ना बेटा, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें डिग्री 1 होगी। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, हाँ बेटा वो बी और ए तो ये बच्चों वाली टर्म चीज़ें होती है। ठीक है, वैसे ये जनरल टर्म यही लिखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो किसी में भी हो सकती है ना, जरूर थोड़ी ना उसमें बी और ए हो। हाँ, अगर एक जनरल टर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म होती है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ए हो, पी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, क्यू एक्स प्लस सी भी हो सकता है, या आर भी हो सकता है, या टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने उसकी जनरल टर्म तो आपको लिखवा दी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, इसको थोड़ी देर के लिए रेस कर देते हैं। तो बेटा लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। यहाँ पर आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो बेटा जो लीनियर इक्वेशन होती है, अगर हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो जो इसका ग्राफ होता है ना, इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो मोस्टली जो है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा इस लीनियर इक्वेशन का, जिसमें y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में टर्म्स दी जाती है।
तो जो इनका ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये हमने एक यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूँ मैं आपके सामने। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको वाई डैश भी बोलते हैं, इसको एक्स डैश भी बोलते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है ना, या दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इस ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से ओरिजिन क्या होता है बेटा, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। तो इसलिए हर एक चीज़ का स्टार्ट शून्य होता है ना, 0 होता है। कोई भी चीज़ 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 इधर 1, फिर 2, 1 2, फिर 3, फिर 4 5, ऐसे काउंटिंग स्टार्ट है। इधर -1 -2 -3 -4, इधर माइनस की तरफ, एंड ऊपर ऐसी पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक। तो मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है बेटा, y = ax + b। तो जो भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, y = ax + b, अगर मैं उनका ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, तो उनका ग्राफ ना एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, वो कहीं भी कर सकता है। ये मैंने एक रफली आइडिया से बनाया है। तो जैसे ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आई होगी कि y = 5x + 6, ऐसा कोई भी ग्राफ है तो वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। या फिर हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, y = जो भी इक्वेशन अगर px की फॉर्म में है, px मतलब बेटा कि वो x की फॉर्म में है, y = x की फॉर्म में, अब चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप x की पावर 1 है, तो वो कोई भी इक्वेशन हो जो y = x की फॉर्म में है, ठीक है, उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। अब वो जितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उस इक्वेशन के उतने रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ बोलूँगा नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 8, क्योंकि वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितना हो गया, वो हो गया 1, ठीक। ऐसे ही अगर वो और भी जगह इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे, तो उतने ही रूट्स हो जाते हैं। सपोज जैसे ये एक लाइन में अगर अपनी तरफ से एग्जांपल के तौर पे बनाऊं, ये इस टाइप से, तो ये पैराबोला हमारा कहलाता है। ये एक्स एक्सिस पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो, या इसके जीरोस की बात करूँ, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई भी इक्वेशन y = px की फॉर्म में है, तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे डिपेंड अपॉन कि वो x एक्सिस पे कितनी जगह काट रहा है। तो y = px की फॉर्म में जितनी भी इक्वेशन है वो x एक्सिस पे ही काटेगी, मतलब वो x एक्सिस पे वो लाइन जो है, वो जो ग्राफ जो है जो बनेगा वो x एक्सिस पे काटेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। अब जितनी बार वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज निकालो जल्दी से, पेज नंबर एनसीईआरटी में से ही, ठीक है, पेज नंबर 28 पे। 28 पे देखो, इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन भी है। पेज नंबर आप 28 निकालोगे ना, पेज नंबर 28 पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। बोला गया है द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन। देखो y = px का ग्राफ हमको गिवन है, ठीक है। y = px का ग्राफ हमको गिवन है, और बोला है फॉर सम पॉलिनोमियल्स px कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से हम ले सकते हैं यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमें बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने आपको बताया किस पे डिपेंड करेगा, कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रही है, ठीक। तो जैसे फर्स्ट वाले उसमें आप देख पाओगे वो एक्स एक्सिस पे एक भी बार नहीं काट रहा, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 0। सेकेंड वाले फिगर में आप देखोगे वो एक्स एक्सिस पे एक बार काट रही है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1।
थर्ड वाली फिगर में देखोगे वो एक्स एक्सिस पे 3 बार काट रही है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस है ना, वो ऐसे है ना, देखो मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ वो ऐसे यस सर। है ना, ऐसे करके फिर वापस आ रहा है नीचे को, फिर ऐसे। तो बेटा वो 3 जगह काट रहा है, इधर, इधर और इधर। तो इसका जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, 3। फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें आप ही मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 जगह काट रहा है, ऐसे करके ग्राफ है उसका, यस सर, 2। 2। अब मुझे इसका फिफ्थ वाला बताओ, आप लोग मुझे मैसेज में बताओ फिफ्थ वाला, ठीक है, कि फिफ्थ वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ वाले में नंबर ऑफ जीरोस, मेरे पास 2 बच्चों के आ चुके हैं, ठीक है, आ रहे हैं, बाकियों के भी आ रहे हैं। निकिता बेटा आपने नहीं बताया मुझे अभी तक। श्रद्धा का आ चुका है, सुप्रिया का आ चुका है, सुमित का आ चुका है, कृष्णा का, प्रिंस का आ चुका है। निकिता आपको आवाज आ रही है मेरी? नंदनी का भी है मेरे पास, रितु का नहीं है। हेलो निकिता, बेटा मेरी वॉइस इज ब्रेकिंग। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2.एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? रितु कह रही है 5 होंगे। ओके, क्वेश्चन है बेटा, हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है निकिता? सर क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का विच पार्ट? फिफ्थ पार्ट, उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। सर 4। 4। रितु आपने बेटा 5 क्यों बताया? बेटा देखो वो, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से है ना, इस टाइप से ग्राफ है वो। तो बेटा ये एक्स एक्सिस पे 4 जगह तो इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 और 4। तो जितनी जगह वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही तो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। एंड सिक्स्थ वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? सिक्स वाले में नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 3 हो जाएंगे। ठीक है, देखो वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1, फिर 2, यहाँ पे टच है, ठीक है, और फिर इधर ऐसे 3। तो 1 2 3, तो एक्स एक्सिस पे वो 3 बार टच कर रहा है, दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 3 हो जाएंगे। हाँ बेटा, तभी गलत हो गया ना। चलो, तो आपको पता चल गया ना नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालने हैं, है ना। कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स टू पी एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स अपॉन कि वो x एक्सिस पे कितनी जगह पे काट रही है, कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है। ठीक, तो आगे हम, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम आगे अपने टॉपिक में जैसे जैसे मूव करेंगे ना, आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर होते चले जाएंगे। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन। अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको पता है क्या होती है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं तो इसकी जनरल टर्म हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया, लेट इसके जो रूट्स हैं या जीरोस हैं, लेट जीरोस ऑफ द इक्वेशन, लेट जीरोस ऑफ द इक्वेशन, वो अपनी तरफ से हमने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। ठीक है बेटा, जितनी इक्वेशन में पावर होती है ना, एक्चुअली उसमें उतने जीरोस होते हैं। जैसे पावर इसकी 2 है तो इसमें 2 जीरोस होंगे, जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें 1 जीरो होगा।
जिसमें पावर 3 है, मतलब जिसकी डिग्री 3 है उसमें 3 जीरोस होंगे, जिसकी डिग्री 4 है 4 जीरोस होंगे। मतलब जीरोस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, जितनी उसकी डिग्री होगी उसमें उतने जीरोस होंगे। तो नाउ यहाँ पे हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा होंगे। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि सर सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, कि इन दोनों जीरोस का सम क्या होगा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा हमसे कोई पूछ रहा है, तो वो हम निकाल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो है b, एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है a। तो इसको हम डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हैं, जो भी x के साथ की वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, एंड जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है वो अपॉन में एंड माइनस का साइन, ठीक। और अगर हमसे कोई पूछता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर कोई हमसे पूछता है तो वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, एंड उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म थी वो थी क्या, c। कांस्टेंट टर्म आपको पता है बेटा, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म है। तो जैसे यहाँ पर ये जो c है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ देख रहे हो मैं आपको बताऊं, आप कहोगे सर ये कल आपने बताया था ये c तो वो है वेरिएबल है ना। तो बेटा यहाँ पर ना ये जो वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है वो है x, ठीक है, और x के साथ जो भी ये लिखे हुए ना आगे की तरफ, इसको मैं लिख देता हूँ, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में बेटा जो टर्म है ना विदाउट एनी वेरिएबल उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते थे टर्म विदाउट वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ जो आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा यहाँ पे a, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा c अपॉन a, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर्स होगा एंड अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें जीरोस ना हो, ऐसा इक्वेशन होगी नहीं बेटा, ऐसी कोई इक्वेशन है ही नहीं जिसमें जीरो ना हो। फिर वो इक्वेशन कैसे बनेगी ना, अगर जीरो नहीं होंगे फिर वो ऐसे ऐसे हो जाएगी, मतलब नॉट डिफाइंड टाइप हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कोई भी वेरिएबल लूंगा तो उसके साथ अगर मैं जीरो भी लिखता हूँ तो भी ये जीरो वेरिएबल हो गई, मतलब एक जीरो वाली इक्वेशन हो गई। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे वन। कोई भी आप लो, अगर कोई भी इक्वेशन आप ले रहे हो उसमें अगर आप वेरिएबल कांस्टेंट जो है वो कुछ भी ले रहे हो तो भी उसमें नंबर ऑफ जीरोस तो वन हो जाएंगे ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी की वैल्यू वन है, 10 है मतलब। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट उनका सम और प्रोडक्ट भी हमें समझ में आ गया, सम एंड प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है। इक्वेशन मैंने आपको बतानी सिखा दी है ऊपर ही कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। उसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। जैसे आप निकालो एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 या एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 30 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास है एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, और इसका हमें जीरो बताना है। और इसमें आगे ये भी बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको जीरो बताते, इसका जीरो निकाल लेते हैं, ठीक है।
इक्वेशन नहीं है बेटा इसकी कोई भी। इसमें डायरेक्टली जीरोस निकाल सकते हैं हम। जीरो कैसे निकालेंगे, ये हमको बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नहीं बेटा, वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें इक्वेशन नहीं है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन है, उसके हम जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और इसमें हमें बोला गया है कि जीरोस बताइए। तो जीरो बताने का बहुत ही सिंपल तरीका ये होता है कि पहले ना आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है हमें, कि इसको ना हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। और वो कैसे लाएंगे, इसके फैक्टर करके। फैक्टर लास्ट वाली डिजिट हमें देखनी है जो कांस्टेंट टर्म। पहले सबसे पहले ना जो भी इक्वेशन हमारे पास है, अगर वो रैंडमली लिखी हुई है, जैसे ऐसे लिखी हुई है वो, तो उसको हमें ना पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आनी है। फॉर्म में लेके कैसे आएंगे, सबसे बड़ी पावर वाली डिजिट या वेरिएबल आगे, उसके बाद उससे छोटा पावर वाला, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मतलब पहले वेरिएबल्स आगे, ज़्यादा पावर वाले, फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर्स है उसकी लास्ट वाली डिजिट कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ क्वेश्चंस में आपको 4, 3, 5 कुछ भी दिख सकता है, तो उसकी हमें क्या करनी है, लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही हम एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट है उसकी लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 10 ज़ा 10 आ गया हमारे पास। अभी नाउ हम लोगों को क्या करना है ना इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे तो 7 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। मैं लिख देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म थी उसकी लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास आ गया 10। अभी इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, एंड उनको ऐड करने पर, ऐड कैसे पता चलता है बेटा, यहाँ पे जो भी साइन होता है ना वही, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर, और ऐड का साइन है तो ऐड करने पे एक्स के आगे जो भी डिजिट है वो आ जाए। जैसे एक्स के आगे क्या है 7, तो ऐड करने पे क्या आ जाए 7 आ जाए तो हमने जैसे 10 के फैक्टर करे तो 2 से करा, 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो हमारे पास आ चुके हैं दोनों नंबर 2 मल्टीप्लाई 5। तो 2 मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा 10, एंड 2 प्लस 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा 7। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, ठीक है, एंड ऐड करने पे 7 आए, तो दोनों की दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो दो हमारे फैक्टर आए हैं 2 एंड 5, इसको बस 7 की जगह पे रख देना है। ठीक है, 5 + 2 7 की जगह पे रख देना है। देखो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 2 नहीं लिख सकता क्या, 5 में 2 ऐड करूँगा 7 आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि 5 + 2 ही 7 होता है, 6 + 1 भी तो 7 होता है ना। तो 6 + 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 6 × 1 करूँगा तो 10 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 10 भी तो आना चाहिए ना। तो 5 + 2 7 आ रहा है, 5 × 2 10 भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो हमारे पास आ गया यहाँ से x कॉमन इन दोनों में से। तो जो कॉमन लेते हैं उसके बाद तुरंत हमें ब्रैकेट लगाना है और फिर इससे इन्हें डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, फिर प्लस, और 5x को x से डिवाइड करेंगे तो 5x अपॉन x, तो x से x कैंसिल आउट, तो हमारे पास बच जाएगा 5। नाउ इसमें 2x और 10 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन, तो 2 से अब 2x को डिवाइड करूंगा तो x बचेगा, एंड 2 से 10 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में।
अब हमें पता कैसे चलता है हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है? वो ऐसे कि ये दोनों जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों जो ब्रैकेट है ये सेम होने चाहिए। अगर इनके अंदर की वैल्यू बिल्कुल सेम है विद साइन, अलोंग विद साइन, साइन भी सेम होने चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज वो गलत है। तो अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम थे तो हमने ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया पूरा। तो जैसे ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आया ये वाला, तो यहाँ से क्या रह गया x, और इधर से क्या रह गया 2 प्लस का साइन भी। ठीक, तो हमारे पास इसके जो है ना अब फैक्टर्स आ चुके हैं, या फिर इसके हम कह सकते हैं जीरोस आ चुके हैं। इसके जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे पास? देखो बेटा जो भी ये वैल्यूज आई है ना, तो अब इससे जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और ऐसे ही पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई। आपको पता है जो भी इक्वेशन उसमें जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही जीरोस होते हैं, तो इसकी डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको पता है 2 होती है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए निकल के, 2, 1 एंड 2 नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उस इक्वेशन में x की वैल्यूज, उस इक्वेशन में x की वैल्यूज। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज निकल के आई, 2। अगर वो इक्वेशन x में है तो उसमें x की वैल्यूज निकल के आएगी, अगर वो इक्वेशन y में है तो उसमें y की वैल्यूज निकल के आएगी, z में है तो z की वैल्यूज निकल के आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं नंबर ऑफ जीरोस। एंड अभी आगे हमने क्वेश्चन में और भी करना है। सबसे पहले तो इसने यही पूछा था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने जीरोस इसके निकाल लिए। नाउ आगे इसने ये भी बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन भी बनाना है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ जीरोस कर दिया, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो जैसे ही मैंने किया तो जीरोस कौन कौन से थे, -5 प्लस -2 है ना, इन दोनों का हमने सम कर दिया। तो इनका सम करने पे -5 -2 तो ये आ गया -7। ठीक है, अब -7 तो हमारे पास आ चुका है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखो हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। तो रिलेशन बनाने के लिए आपने इसमें देखा कि जो 7 है वो किसका कोफिशिएंट है, x का। तो यहाँ पर मैं -7 में माइनस को बाहर रहने देता हूँ और 7 की जगह लिख लेता हूँ मैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे की तरफ 1 है, और 1 जो है किसका कोफिशिएंट है, आप देखो इक्वेशन में किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो ऐसे ही मैं नीचे की तरफ जो 1 है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो बन गया रिलेशन उनके सम में। अब ऐसी प्रोडक्ट में भी रिलेशन बना लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, उन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, -5 इंटू -2, तो 5 2 ज़ा 10 एंड माइनस माइनस हो गया प्लस, अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक नंबर के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है ये तो यहाँ पर देखिए 10 आया है ऊपर की तरफ, तो 10 क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म, 10 हमारी कांस्टेंट टर्म थी, एंड जो 1 है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख लो आप कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और नीचे की तरफ हम लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस यही रिलेशन बनाना था, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले इसने बोला था फाइंड द जीरोस, तो जीरोस हमने बता दिए ये रहे। उसके बाद हमसे बोला गया था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बनाना था। तो ये बन गया जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, ये रहे जीरोस। हमने जैसे ही जीरो का सम किया तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन बन गया। तो आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट इसमें? श्रद्धा बेटा, श्रद्धा, सर समझ में आ गया। ओके, कृष्णा, नंदनी,
यस सर। ओके बेटा, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं।